नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए को शानदार जीत इस वक्त मिलती नज़र आ रही है वो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो ये आंकड़े हैं जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, ये कैसे मिले हैं एनडीए को और महागठबंधन को कितनी ज़रूरत है अब आत्मचिंतन करने की, और उसमें भी खासतौर पर कांग्रेस को। ये तमाम सवाल रहेंगे, इसी पर मैं बात करूँगी और हमारे साथ मेरे तमाम वरिष्ठ सहयोगी, हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनूप जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हरिशंकर जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम बात भी करते हैं किस तरीके से इस जीत को देख रहे हैं, बीजेपी की इतनी अच्छी जीत और साथ ही साथ जो भरोसा था एनडीए को वो दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। श्रद्धा, भरोसा तो ज़रूर था, लेकिन मैं एकदम कह सकता हूँ 20-25 साल, मुझे भी 25 साल से ज़्यादा हो गए पत्रकारिता करते हुए। ये जो नंबर्स हैं 208, 205, 206, इतने नतीजों पर या तो आगे है या जीत चुकी है पार्टी गठबंधन दोनों मिलके। और अगर उसमें भी आप बीजेपी प्लस जेडीयू को अगर आप देखोगे, दोनों 101 सीटों पर लड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से एक पार्टी की सीट 94-95, दूसरी पार्टी की 84-85। भाई, इतने स्ट्राइक रेट से वनडे में भी बैट्समैन रन नहीं बना पाता है। आप 94-95 के स्ट्राइक रेट से जनता से वोट की उम्मीद अगर आप करते हैं, वो भी तब जब आपकी सरकार 20 साल लगातार 20 साल, मुख्यमंत्री पिछले 9 बार शपथ ले चुके हैं, 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए जनता इस तरह के वोट देगी। तो मैं सही पूछता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि अभी बीजेपी और जेडीयू वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा होगा यार, इतनी ज़्यादा सीटें, क्योंकि इतने 200 प्लस सीटों के लिए वो खुद भी नहीं। मुझे याद है जब पहले राउंड की वोटिंग हुई तो सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई कितनी सीट, बोला 121 में से हमारी 100 आएंगी, 121 में से हमारी 100 आएंगे। तो भाई ये तो 100 से भी बहुत आगे यार इस रफ्तार से। जी बिल्कुल। 6 तारीख को मुझे याद है हम लोग डिबेट कर रहे थे और ये कही थी बात सम्राट चौधरी ने, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी, तब भी ये बात उठी थी। आप तो गए हैं बिहार को जाना है, समझा है। जो बात सर कह रहे हैं मिहिर सर कि भाई वाकई में बीजेपी वालों को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन महागठबंधन का कहना है फिर वोट चोरी, वो एक ही राग अलाप रहे हैं। और पिछले कुछ चुनाव से तो मैं देखती हूँ वो बेजान बेचारी ईवीएम, उसके सिर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि भाई जो है तुम्हारी वजह से ही है। क्या लग रहा है? कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास में श्रद्धा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मैं भी वहाँ ग्राउंड पर था, मुझे उम्मीद थी कि एनडीए जीतेगी, जो मैंने ज़मीन पर आंकड़े देखे, लेकिन ये मार्जिन होगा मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिहिर जी जो कह रहे थे कि भाई उनको खुद भरोसा नहीं है जेडीयू बीजेपी वालों को, मुझे चिकोटी काटनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा आप जीत गए हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। एक बात बता रहा हूँ, ये तो एक मतलब मैं लाइटर वेन पे कह रहा था, लेकिन जब वोटिंग हो रही थी, जो पहले राउंड की वोटिंग हुई, पहले राउंड की वोटिंग में भी लगातार एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि लाइन में महिलाएं बहुत ज़्यादा है, लाइन में महिलाएं बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरे राउंड की जब वोटिंग, आप उस टाइम पे बिहार में ही थे, और जब वोटिंग हो रही थी तो पता चला कि उसमें भी महिलाएं इतनी ज़्यादा है कि आप 1.5 घंटे लाइन में कि महिलाओं पहले करेंगी। और जिस किसी से भी बात करो, जिस किसी से भी पूछो, तो वहाँ राजनीतिक एजेंडा से कहीं ज़्यादा उन्हें अपनी फिक्र थी। मैं अपनी फिक्र की जब बात कर रहा हूँ तो उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा ये होता है कि उसके वेलफेयर के लिए कौन आदमी काम कर रहा है। तो महिलाएं जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर वोट कर रही थी, और फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि 71 से भी ज़्यादा % महिलाओं ने बिहार में वोट किया है, पुरुषों के मुकाबले लगभग 8-9%, 10%, 9% के करीब आप ज़्यादा वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? महिलाएं वोट करने के लिए क्यों जाएंगी? तो महिलाओं का भरोसा जिस पर होगा उसी के लिए जाएगी ना। महिला जो चाहती है, जो पसंद करती है, उसके लिए। तो आप उठा के पूरे बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में सारे चेहरे और पार्टियों को देखिए। नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हो गए, पीके हो गए, और बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, वो बीजेपी के लीडरों ने उसमें मोदी के नाम पे, कभी भी विधानसभा का चुनाव होगा या छोटे स्तर का चुनाव होता है, बेशक मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन उनको एक लोकल चेहरे की तलाश होती है कि डिलीवर कौन करेगा। मोदी ने अगर हमारे लिए ये प्लान बनाया, प्रधानमंत्री की ये योजना होगी, उसको ज़मीन पर उतार के हमारे तक पहुँचाएगा कौन? तो बीजेपी के लिए उस चेहरे में अगर आप ढूंढेंगे तो आप तलाशेंगे कौन है। सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, कोई और तो नहीं, नित्यानंद राय, कौन हो सकते हैं? लेकिन उनके पास, उनके गठबंधन में जो जेडीयू का चेहरा नीतीश कुमार है, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक बार का नहीं, एक मुद्दे का नहीं। मैं सबसे पहले कहता हूं, जब नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की, फिर उसके बाद उनको स्कॉलरशिप, फिर पंचायती राज में सीट कर दी, भाई पंचायतों में आधे लड़के होंगे, 35% आरक्षण दो, और उन सब को जोड़ते जब इस बार अगस्त में आके उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक में कह सकता हूँ कि 10,000 रुपये अकाउंट में जाएगा। वो जो 10,000 रुपये गया,
तो आप एक होता है कहना, दूसरा होता है करना। आएगा और आ गया। तो वो आ गया, और इस सब के पीछे साइकोलॉजी में ये था, वो था शराबबंदी। शराबबंदी को लोग इंटेंशन के हिसाब से मैं कोई भी उसकी आलोचना नहीं करेगा, कहेगा बहुत ही पॉलिटिकली अच्छा स्टैंड था, मगर उसके एग्जीक्यूशन के लगातार आलोचना होती रही। नीतीश कुमार को हर किसी ने आलोचना ही कहा कि बिल्कुल फेल, पुलिस फेल, यहाँ पर ये मर गया, वो मर गए, कई सारी घटनाएं भी हो गई। लेकिन बावजूद इसके बिहार में आप जाइए ग्राउंड पे और किसी से पूछिए, कोई ऐसी महिला नहीं मिलेगी जो आपको कहेगी सरकार ने फैसला गलत किया। उनके घर में मारपीट कम हो रही है, पैसा खराब मतलब कम बर्बाद हो रहा है, प्लस घर में एक डर है जो आपके घर में सो कॉल्ड उदंडता कह लीजिए, उसको है कि दारू पी के अगर तुम हंगामा करोगे तो पुलिस उठा के, मैंने अगर फोन कर दिया तो पुलिस वाला आ भी जाएगा। बल्कि आप देखेंगे जब जैसे आप रास्तों पे आप देखते हैं कोई पी करके आपको सड़क किनारे नजर आ रहा है, वो तस्वीर बहुत कम हो गई है बिहार के अंदर। जब आप रात में भी निकल रहे हैं घर से बाहर तो आपको इस तरह से तस्वीर दिखाई नहीं देंगी। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर आपसे, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की युवा चेहरे की बात लगातार हो रही है। मैथिली ठाकुर जो एक युवा, खुद एक बहुत युवा हैं, जिनके लिए अक्सर कहा गया कि हो सकता है वो ना भी जीते, इतनी कम उम्र है उनकी, वो क्या राजनीति करने वाली हैं। तो क्या सर जो युवा है, जो नए वोटर्स हैं जिन्हें हम जेंजी कहते हैं, क्या उन्होंने यही सोचा कि एक युवा अगर मैदान में होगी, एक युवा अगर उम्मीदवार के तौर पर हमारे सामने आ रही है, तो युवाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें वो अच्छे से समझ पाएगी? देखो, युवाओं के मुद्दे, इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर, तो वो मैं कहूँगा जिसने इस लेवल तक पहुँचा के बीजेपी और जेडीयू को साथ ले, वो महिलाएं हैं। युवाओं का भी सपोर्ट है। युवाओं के सपोर्ट में ना सिर्फ लोकलाइज फैक्टर नहीं, मोदी बहुत बड़े चेहरे के तौर पे बहुत बड़ा है। जो एस्पिरेशन होता है, जो इंस्पिरेशन, दोनों ही चीज़ कह लो कि हम ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस मोदी के राज में जिस तरह से नौजवानों को मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो बिहार में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा नौजवानों में ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी, आप वहाँ जाके देखिए तेजस्वी यादव भी पसंद है, इसलिए कि तेजस्वी ने जो कहा है ना सरकारी नौकरी वाली बात, तो जो नौकरी ढूंढ रहा है उसको लगता है कि ये आदमी डिलीवर कर सकता है, लेकिन उस पर कहीं ज़्यादा भारी अब है कि उन्होंने कितना वोट किया। हम सब इसी बात की चर्चा करके, महिलाओं ने जिस डिसाइसिव नंबर में जाके आगे बढ़ चढ़ के वोट किया, पिछली बार सिर्फ 12,000 के अंतर से सरकार बनी थी, 12,000 टोटल वोट, और उस 12,000 वोट में भी अगर आप सीटों को एक एक करके देखो तो मेरे ख्याल से 11 या 12 सीट ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर 1,000 भी नहीं था, और 52 सीट जो 5,000 से कम, यानी कि मार्जिन बहुत कम था। तो मार्जिन कम होने का मतलब नेक टू नेक फाइट थी। अब की बारी जिस तरह से जीत मिली है, और मुझे लग रहा है कि गठबंधन जब तक सेटल होगा 200 के मोटे तौर पे आप आंकड़े के आसपास जाएगी। इसका मतलब जेनजी का जो सपोर्ट उन्हें नॉर्मल था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट है, निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे गेम चेंजर के तौर पे पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल के रखी। सर गांव में भी जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिला साफ तर कह रहे थे। अभी हम लोग भारत एक्सप्रेस पे दिखा रहे थे और अनूप पूरा बिहार घूम रहे थे, मेरे ख्याल से लगभग सारी कंस्टिट्यूंसी में हरिशंकर ये गए, और जितने ज़िले हैं वहाँ के लगभग हर ज़िले में गए होंगे, और हमने एक एक करके वहाँ के उम्मीदवारों की ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारा शो चलता था चुनाव एक्सप्रेस, उसमें भारत एक्सप्रेस की गाड़ी जाती थी, फिर उसके बाद हमने का हाल बा किया, लोगों के पास ये नुक्कड़ पे बैठ के अपने रिपोर्टरों के साथ हम करते थे। हमारे डिजिटल से उज्ज्वल भी वहाँ पे गए हुए थे, आपने भारत एक्सप्रेस पर रिपोर्ट देखी होगी। तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, पूर्णिया या किसी जगह पे अनूप घूम रहे थे तो कोई महिला मिल गई, तो अनूप ने उनसे पूछा कि भाई बताओ भाई किसको इस बार वोट देने वाली हूँ, तो उसने जो कुछ भी कहानी बताई, फिर कहा कि हम लोग को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। मैंने पूछा मिला तो ठीक है, तो हम सबको मालूम है कि सरकार ने योजना शुरू की, उस पैसे का क्या किया, क्योंकि गांव देहात के लोगों के लिए 10,000 रुपये की रकम एक सिग्निफिकेंट रकम है। मतलब आप उसे बहुत छोटा बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन 10,000 में उसके कई काम हो सकते हैं। तो क्या तुमने वो पैसा उसमें उड़ा दिया? तो उसने अनूप को जवाब दिया कि नहीं, मैंने उससे 3 बकरियाँ खरीदी। हाँ, मुझे याद है। ठीक है, 3 बकरी खरीदी। अब बकरी खरीदने का मतलब है उसके लिए वो रोजगार है, जिस नीयत से पैसे दिए गए उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। 3 बकरियां खरीदी, बकरी के बच्चे होंगे उसको बेचेगी, उससे पैसे होंगे, और वो एक तरह से चेन है। ऐसा नहीं है कि वो 1 से 2, 2 से 3, 5 से, उसको देखेगी, उस पर उसको लगना दगना भी कुछ नहीं है, भी महंगा मिलता है। और उसको रोजगार के लिए ना दुकान खोलना सेट करना अपने हिसाब से 10,000 रुपये में। ये 10,000 की पूंजी अगर एक महिला वैसे कह रही है, ऐसे न जाने कितनी महिला सर बहुत सारे लोग सिलाई मशीनें और जो 10,000 रुपये अगर जब एक महिला कहती है तो सिर्फ महिला नहीं होता है। आप सोचो एक 45 साल की लेडी को अगर, या 50 साल की लेडी को 10,000 रुपये मिले, तो अपने हस्बैंड को भी कहेगी देखो अब तो ये आ गया, मेरे को 1,000 रुपये की आमदनी तो हो गई। वो अपने बच्चे को भी जाके कहेगी तुम भी वोट देना नीतीश कुमार को, ही घर में रोजगार आया है।
तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग जो महानगर में दिल्ली विल्ली में रहते हैं उन्हें लगता है 10,000 रुपये, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए। उनको मैं ऐसे ही सर राघोपुर की बात आपको बता रहा हूँ। राघोपुर में जब मैं गया, ज़्यादातर लोग जब शुरुआती दौर पे मिले, सब कह रहे थे हम लालटेन को देंगे, लालू यादव को जानते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी मिली जो गोईठा बना रही थी, गोबर थाप रही थी। मैंने उनसे जाके पूछा कि कौन पसंद है आपको, तो जरा समझाओ। गोईठा जिसे उपला उपला कहते हैं हम, उपले भारत एक्सप्रेस के जो दर्शक हों, जी। मतलब नहीं, जो शहरों में रहते हैं उनको समझाओ कि जैसे आप उपले कहते हैं, अरे अमेजन में आप इसको 40 रुपए में खरीदते हैं, वो जी। डंग केक अमेजोन पे मिलता है भैया, 20 हैं? 10 मिनट में मंगवा सकते हैं। काउ डंग केक जी, काउ डंग केक के नाम से वो बिकता है। तो सर वो वही बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन पसंद है, किसको वोट दीजिएगा, तो कह रही हैं अपनी भाषा में, देहले हाथी तो देवई नहीं। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कौन दिया, किसको देना है। तो मोदी जी चावल दिए हैं, नीतीश जी रुपया दिए, तो उन्हीं को देंगे। ये सवाल था। हरिशंकर जी आप समझिए, ये वो महिला जो बिना पढ़ी लिखी है, जमीन पर है और उपला बना रही है, गोबर से गोईठा ठोक रही है, वो ये कह रही थी। इसका मतलब आप समझिए कि कितना इम्पैक्ट है उसका। देखिए इम्पैक्ट तो था ही, क्योंकि एक महिला जिसके घर में अनाज हर महीने आ रहा है और वो फिक्स है, उसमें मतलब आगे पीछे की कोई संभावना नहीं होती। अगर उसके घर में 5 किलो 10 किलो अनाज आ रहा है तो हर महीने आ रहा है, और कोरोना के टाइम से उसके घर में लगातार आ रहा है, उसमें कोई कमैया नहीं है, मतलब कोई इरेगुलरिटी नहीं है। उसको पूरा लेन देन का हिसाब रखना होता है, कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा, बच्चों में कितने फीस जा रही है। एक पुरुष क्या कर रहा है, वो घर से बाहर जाके कमा रहा है, उसको घर में आके पैसे भी महिला के हाथ में देने हैं। अगर वो पुरुष दे रहा है या नहीं दे रहा, ये भी हमें नहीं मालूम किसी को, वो जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन उसके अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं, अगर उसके पास, उसे मालूम है उसका क्या करना है। कुछ नहीं भी करना, हमें सेविंग करनी है। मुझे लगता है कि ये तमाम फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा फैक्टर जो विपक्ष ने सामने रखा, जो सर और वोट चोरी का मामला, वो पब्लिक ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। पब्लिक को लगा कि ये सीधे तौर पे झूठ बोल रहे हैं। जमीन पे हरिशंकर जी कहीं था ही नहीं। और सरकारी नौकरी वाला भी जो मामला था, हर घर को सरकारी नौकरी, ये संभव है ही नहीं। उज्जवल साथ में है, उज्जवल हम जमीन पर थे, ग्राउंड पे थे। एसआईआर का मुद्दा हमने और आपने तो शायद नहीं देखा। सर मैंने तो पहले ही कहा था, बम्पर वोटिंग का रीजन ही एसआईआर था। इस बात को मैं बिलीव करना पड़ेगा। और जब हमने ये बात बोली, उसके 3 दिन बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि एसआईआर की वजह से बम्पर वोट पड़े हैं। इस बात को मैं मानना पड़ेगा। और दूसरा, आज का रिजल्ट में चौंकाने वाला बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, जिस वक्त आप बहुत छोटी सी चीज़ को नोट करिए, बिहार में 31 तारीख 1 तारीख ये वो मौसम था जब साइक्लोन की वजह से पूरा मतलब हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो गए थे, नेताओं के लिए मुसीबत का समय था। उस वक्त आप याद करिए नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, सड़क मार्ग से निकल गए थे, हेलीकॉप्टर का मोह छोड़ दिया था उन्होंने। और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे, वीडियो कॉल पे पटना आवास पे थे अपने। हो सकता है मौसम की वजह से, सुनो, चुनाव में मौसम की वजह से बेशक हेलीकॉप्टर उड़ ना पाया हो, लेकिन चिराग का हेलीकॉप्टर जबरदस्त तरीके से उड़ा है। 29 में से मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा सीटों पे वो आगे हैं या लगभग जीत चुके हैं, तो इससे बेहतर हेलीकॉप्टर तो उड़ नहीं सकता है ना। श्रद्धा आप भी कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात भी कर रही थी, जो जितने महागठबंधन के लोग, अब वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति तो दिख रही है। वो मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धा, खबर ये आ रही है कि आरजेडी शायद ये सोच रही है कि जिस तरह के नतीजे आए और उनका जो परफॉर्मेंस है, अब अभी जो अपने सामने में मैं देख रहा हूँ, ये देखिए आरजेडी ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे इस वक्त बीजेपी के 91, जेडीयू के 83, आरजेडी के 27 और रामविलास पासवान यानी कि चिराग की पार्टी जो है उसमें 19 लोग उनके या तो आगे हैं या जीत चुके हैं, क्योंकि जब तक कलेक्टर के पास से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता आप ये नहीं कह सकते कि वो जीत गया है। तो इसीलिए इन आंकड़ों के इसमें सबसे आप इन नंबरों को देखिए, सबसे दिलचस्प जो मुझे लग रहा है वो ये कांग्रेस के उम्मीदवार 5 सीटों पे आगे हैं या जीत चुके हैं और उनके बराबर टक्कर देते हुए एआईएमआईएम। पिछली बार भी इतनी सीटें थी सर, इतनी जीतों में जीत कराया किया था। और ये वही कांग्रेस है जिसकी अकड़, मैं अकड़ ही कह सकता हूं, या आपस में महागठबंधन में टसल ऐसी थी कि लास्ट मोमेंट तक, अभी भी आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि किसके बीच में कितने सीटों पे लड़ने के लिए आपस में बंटवारा हुआ, कुछ नहीं। ऐसे अंदर 5-7 सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करो, नतीजा सामने। आपस में लड़ने का आप जो भी कह लीजिए। लेकिन अब तो मैं वही कह रही हूँ ना, फिर उसके बाद भी वोट चोरी हुई है, आप देख नहीं पा रहे हैं, लोगों को ट्रेन में भर के ले जाओ। राजनीति है, आप हारते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे।
अनूप, तो क्योंकि आप तो कवरेज भी कर रहे थे, लोगों से आपने बातचीत भी करी, छठ महापर्व के दौरान हमने देखा छठी मैया को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से कहा गया, क्या ये भी एक फैक्टर है क्या सर? आपने लोगों से बातचीत की होगी, क्या छठ मैया को लेकर? छठ आस्था से जुड़ा हुआ, और बिहार को लेकर अगर कोई छठ को लेकर कहता है तो आप मान लीजिए कि उससे बड़ा विरोधी कोई नहीं होगा। नहीं, और वहाँ के लोगों का वो पर्व तो है ही, लेकिन सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लाखों लोग छठ के दौरान यहाँ से ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं और 12,000 ट्रेन चल रही है, उसमें 10,000 केवल बिहार का चक्कर लगा रही है, तो क्या मतलब वहाँ के लोगों का जुड़ाव है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक फैक्टर जिसकी तरफ अभी तक मैंने किसी को बात करते देखा नहीं, जो मेरे दिमाग में पिछले काफ़ी देर जब से सुबह से मैं देख रहा हूँ, आप देखिए दिल्ली में धमाका किस दिन हुआ और उसके अगले दिन आपको बिहार में वोटिंग है, ठीक है। जो धमाका होता है वो कहाँ होता है? लाल किले के ठीक सामने में। कैजुअलिटी तो है अपनी जगह पे, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस है। लाल किला, आप जैसे ही लाल किला कहते हो तो आपको लाल किला के साथ विजुअल मेमोरी सबसे पहले ये आता है, ये वही जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री खड़े होकर झंडा फहराते हैं। यानी कि आपके इंडिपेंडेंस, आपके ट्राई कलर, आपके हिंदुत्व, आपके देश से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। उसके सामने में आप बम फोड़ते हो, गाड़ी उड़ा देते हो, 15, 20, 10, 12, 13 लोगों की जान चली जाती है, घायल हो जाते हैं। तो सबकॉन्शियसली बहुत लोगों के दिमाग में ये भी होगा, क्योंकि जब आप वोट करने के लिए जाते हो तो आप सोचते हैं कि जो चीज़ ऊपर से ये आ रहा है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि दिल्ली के बाद और भी जगहों की प्लानिंग थी, कहीं और भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि यार अगर इस तरह की वारदात दिल्ली में लाल किले पे हो सकती है तो क्या हमारे इलाके में भी तो नहीं ऐसा हो कि कुछ हो जाए। तो उस केस में हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से कौन हो सकता है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को एक तरह से एम्पलीफाई करता है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम अगर इसकी तरफ जाएंगे तो शायद ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक सीटों जो मार्जिनल है, आप देखना कुछ एक सीटों पर जहाँ पे हमें लगता था कि मार्जिनली आपको लगता है या फाइट टफ है, वहाँ पर इस फैक्टर ने लोगों के दिल दिमाग में थोड़ा सा पॉजिटिव असर बीजेपी और जो एनडीए के विधानसभा के चुनाव में भी, जी विधानसभा के चुनाव में भी राष्ट्रहित का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि आगे था, सुरक्षा का मुद्दा आगे था, और इस ब्लास्ट के बाद शायद और ज्यादा गया। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें, कांग्रेस 2020 के चुनाव में भी पीछे और अभी भी पीछे, लेकिन राहुल गांधी सर पिछले कई दिनों से कई उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, उनकी लोकप्रियता बढ़ी भी, लोगों के बीच भी पहुंचे, इसके बावजूद कांग्रेस का ये हाल। क्या है ना, सिर्फ एक यात्रा निकलने से सोने का नहीं हो जाता। अगर आप हवाई जहाज उड़ाते हो ना, तो आप टेक ऑफ करने के बाद 8,000 फीट पे चले जाओगे, तो या तो 8,000 पे स्टेडी की रफ्तार से आप चलोगे, या 8 से 10 चाहिए तो फिर आप उसमें थर्स्ट लगाओगे और ऊपर जाओ, फिर उसके बाद उसको स्टैटिक रफ्तार से, तो एक सर्टेन एनर्जी लगातार देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो फिर आप डाउन आओगे। तो जो कांग्रेस का प्रचार था, राहुल गांधी ने जो पदयात्रा करके एक तरह से वही वोटर अधिकार यात्रा पदयात्रा के तौर पे, तो जो वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, उस वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो एक तरह से मोमेंटम था, उस मोमेंटम को बनाए रखना की भी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि उस पर अगर हवा बन गई तो ऐसा है कि जनता कहीं की भी हो, खासतौर पे बिहार और यूपी की जनता हो, तो और भी ज़्यादा स्मार्ट है। भाई आप 4 दिन के लिए आओगे, पंप कर दोगे, हवा कर दोगे, जनता पूछते कि फिर इसके बाद क्या होगा भैया आपका हकीकत ये कि कांग्रेस का संगठन जमीन पे तो है ही नहीं। आप ढूंढो जिले जिले जाके, है कहीं नहीं है। तो संगठन की इतनी बड़ी कमजोरी है, तो हवाई के तौर पे अगर नेता उतर के आते हैं तो वो समझते कि टूरिज्म करने वाले नेता हैं, आए उस टाइम पे सब चलो ठीक है। तो एन वक्त पे अवकाश पे चले जाना, मतलब उसके बाद आप देखिए ना, लीव ले लेते। पर्सनल लीव क्या होता है? आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी पार्टी हैं, आप महागठबंधन के साथ पर्सनल लीव पे चले गए राहुल गांधी। एन वक्त पे पहला चरण तक तो कहीं रैली कुछ था ही नहीं सर, उसकी हवा ही नहीं थी। दूसरे चरण पर राहुल गांधी रैली करते, प्रियंका गांधी रैली करते, लेकिन नैरेटिव कौन से होते? नेशनल नैरेटिव को लेकर के बात होती है। कांग्रेस अपने से अकेले लड़ लेती सर एक बात और बताऊं, उसके कार्यकर्ता जिंदा हो जाते, संगठन में थोड़ी सी जान आती कि हम करने की कोशिश कर रहे, चाहे जो भी, इससे तो बुरा परफॉर्मेंस नहीं होता। ये तो आरजेडी के लिए भी होता है, अपने दम पे लड़ती तो शायद पिछली बार तो अच्छा खासा वोट हासिल किया था उन्होंने, तो इस बार भी यही होता, लेकिन अब कहीं के नहीं रहे। अब वो हाल हो गया है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम लोगों ने हेमंता विश्वा शर्मा से पूछा था उज्जवल, मैं सीधे तौर पर कि राहुल गांधी यहाँ नजर नहीं आते, बोले राहुल गांधी आएंगे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जहाँ आते हैं चुनाव हार जाते हैं और हम जीत जाते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ है। पता चलता है कि कांग्रेस को या फिर कोई भी पार्टी हो, उन्हें काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला पैटर्न था कि कोई बड़ा चेहरा आपके बीच आ रहा है, आपने उसे वोट कर दिया, वो आया और चला गया अपने कामकाज को, यानी कि उस जगह से वापस वो लौट चुका है। लेकिन अब चेंज हो गया पैटर्न, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। उन्हें चाहिए कि आप उनके बीच रहे, आप उनके पास आए, उनसे बातचीत करें, आपको काम करना होगा।
आम लोगों का, आम नागरिक का? चुनाव में जीत जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसकी एक और वजह है। आप देखिए कि केंद्र के मंत्री एक गांव में मिले मुझे, तो मेरे किसी मित्र ने बताया कि मेरे गांव में तुम्हारे मंत्री आए हुए हैं। मैंने कहा मंत्री कौन से? कह रहा केंद्र के मंत्री हैं। मैंने कहा बताइए, उस गांव में जहां पर कभी मतलब बहुत कम आबादी थी और आमतौर पे किसी को अगर ज़रूरत नहीं है तो वो जाएगा नहीं, उस गांव में केंद्र के मंत्री पहुंचे हुए हैं, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर लोगों से जाके हाथ जोड़ रहे हैं। तो एक और ये बेहतर था। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है, हालांकि जेडीयू ने भी अख्तियार किया इसको। और दूसरी बात कि जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, वो बिहार में मुझे लगता है कि बीजेपी इतने साल से मेहनत कर रही थी, पहली बार शहरी प्रमुख, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख उनका परफेक्ट निकला है। और सारे बूथों पर, ऐसा कोई बूथ नहीं है बिहार में जिस बूथ पर इनका एजेंट प्रॉपर एक और उसके साथ में दूसरा मतलब दो न हुआ हो। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मैंने देखा है क्योंकि अभी राहुल गांधी हमारे लिए लकी होते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कही थी। सीएम योगी, आप देखिएगा जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और सुनते हैं। और यहाँ पर भी देखने को मिला, सीएम योगी लोगों से कह रहे थे कि नीचे उतर जाओ, मंच टूट जाएगा। लोग पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर उनको देख रहे थे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, जहाँ जाते हैं वहाँ पर बीजेपी की जीत निश्चित ही कर आते हैं। आखिरी कमेंट आपसे। आखिरी कमेंट ये है कि चुनाव जब कभी भी होते हैं तो सबसे स्मार्ट, सबसे होशियार अगर कोई है वो है जनता। जनता अगर स्मार्ट और होशियार नहीं होती तो अब की बारी एटलीस्ट सम्राट चौधरी हार गए होते, लेकिन उनका मार्जिन 40,000 के करीब वोट से बढ़त का है, जीत का है। तो इसका मतलब जनता जो हवा और हल्ला, चाहे मीडिया में आ रहे हो, नेता बोल रहे हो, अखबार, वो अपने हिसाब से सोचती है, अपना हित और अहित उसे मालूम है। सम्राट चौधरी आप कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी सभा में कहा था कि इनको जितवाइए तो इनके लिए कुछ बड़ा मतलब नीतीश कुमार के तो पांव छू लिए उन्होंने, तो कुछ संभावना है क्या कि इससे ज़्यादा कुछ उनको मिले? तो देखिए ऐसा है ना, बीजेपी और एनडीए का जो फैसला है वो जिस वक्त होने वाला उससे 5 सेकंड पहले तक किसी दूसरे को मालूम नहीं होता है। चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि जी। क्योंकि राहुल गांधी का यहाँ पे जिक्र हुआ, तो राहुल गांधी के लिए आप ऐसे कौन से टिप्स देने चाहेंगे जो उन्हें अपनाने चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो आम लोगों के बीच जा रहा हूँ, आपके बीच मुझे नहीं, सिंपल है। बीजेपी को आप देख लीजिए, वो 24/7 सातों दिन 12 महीने 365 दिन एक ही मोड में काम करती है। मतलब कल भी चुनाव हो जाए तो उतने ही तैयार है। जिस किसी पार्टी को बीजेपी के साथ मुकाबला करना है तो सबसे पहले तो नंबर 1 पॉइंट यही करना पड़ेगा कि भाई जहाँ जा रहे हैं तो मैच तो बराबर वाली टीम से करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा। आप बाद में आएंगे कि चलो 40 ओवर तक स्लो है, लास्ट के 10 मारेंगे तो कहाँ से स्कोर कर पाओगे, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। सिर्फ राहुल गांधी की सर, आप तेजस्वी का भी बताइए, तेजस्वी को क्या टिप ऐसी है? क्योंकि बहुत मेहनत की, नो डाउट सर, तेजस्वी ने बहुत रैलियां की। तेजस्वी यादव अपोजिशन लीडर से अगर मैं पूछूंगा, रिजल्ट जो भी रहा हो, तेजस्वी का एफर्ट 100% बहुत अच्छा था। दिक्कत ये थी कि कांग्रेस और अपने गठबंधन में जो उनकी इनफाइटिंग थी उसका नुकसान साफ साफ दिख रहा है। अगर वो इनफाइटिंग नहीं होती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। एक और छोटा सा सवाल चलते चलते कि मतलब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और महागठबंधन ने प्रचार में देरी की? मतलब लास्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इनफाइटिंग नहीं होती तो उनके सीटों का हिसाब पहले क्लियर होता, सीटों का बंटवारा हो गया होता, उनके बीच में कोई टसल नहीं होता। राहुल गांधी रैलियां ज़्यादा कर रहे होते, तेजस्वी और ज़्यादा हो सकता है दूसरी जगह पे वक्त लगाए। आपस की फाइटिंग आप देखो ना, नॉमिनेशन लोगों ने कर दिया, पता ही नहीं कि किसका पार्टी कहाँ। सबसे तो दिलचस्प था, मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। मेरी उस दिन एक उन्हीं के पार्टी के सहयोगी से बात हुई सुबह में 11 बजे। उन्होंने कहा हम लोग निकल चले हैं। मैंने कहाँ के लिए? तो नेताजी जा रहे हैं, क्या करने के लिए? नॉमिनेशन। मैंने कहा बहुत अच्छी, कहाँ से? गौरा बोराम से करेंगे और वहीं पे हम पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग भी देख रहे थे और खबर भी चल रही थी कि मुकेश सहनी निकले। 1 बजे के आसपास अचानक से खबर आती है कि नॉमिनेशन मुकेश सहनी नहीं करेंगे, संतोष सहनी करेंगे। जी वो ये कौन है? तो उनके भाई हैं और वो करेंगे। अब देखो, इतनी देर तक आप बना के गए कि मुकेश सहनी की नॉमिनेशन एन मोमेंट पे विड्रॉ कर लेते हैं और फिर विड्रॉ नहीं करते हैं। वहाँ से आरजेडी वाला ताल ठोक के कहता कि मैं ही रहूँगा, फिर बाद में भाई को भी विड्रॉ कर लेते। तो जनता के बीच में क्या मैसेज है? जनता बुद्धू थोड़ी है। और यही समझदारी जनता ने भी दिखाई और उन मुद्दों पर वोट किया जिन मुद्दों को वो जानती थी कि इन मुद्दों पर वो आगे चलकर सरकार बनाएगी तो फायदा उनका ही होगा।
फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते रहिए भारत हमारा ये एक्सप्रेस। वीडियो देखिएगा और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो वो भी लिखिएगा और कोई बात इसमें नापसंद आई हुई तो वो भी बताइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है और आपके फीडबैक के बेसिस पे हम और हमारी पूरी टीम अगली बार ये कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो और आपके लिए अच्छा, इंटरेस्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन या आपके लिए कह लीजिए कि कुछ आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में थोड़ा प्लस करें, थोड़ा ऐड करें, तो हमें लगेगा कि हम जो कुछ चाहते हैं कि हम इस विषय पे चाहते हैं कि हम आपको जानकारी दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।